जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 62A1। अच्छा भाई इधर आए ज़रा, ये मैं थोड़ा रिवाइज करवाऊँ। ये हमने बेसिक ईपीएस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये याद करें। ये कौन से वाले पॉइंट्स हैं भाई? ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं जिसमें हमें रेट्रोस्पेक्टिव क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट। याद है भाई जी? इसको याद कर लें, ये रट लें आप, ठीक है। ये जो टेबल हमने बनाया ना, ये वाला जो ट्री बना हुआ है, सॉरी, ये बेसिक ईपीएस के लिए रेलेवेंट है। ये किसके लिए रेलेवेंट है भाई? बेसिक ईपीएस को आपने सेपरेट लेके चलना है। डाइल्यूटेड ईपीएस जिसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कल की थी, उसको आपने सेपरेट लेके चलना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है जी बेसिक ईपीएस। कहता इसमें तीन चीजें हैं। कहता अगर तो आपने शेयर इशू कर दिए मार्केट प्राइस पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। दूसरी बात, कहता अगर बोनस शेयर इशू हो गए, क्या हो गए भाईजान, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर शेयर स्प्लिट, शेयर्स को तोड़ दिया, टोटल शेयर कैपिटल सेम रहा, अब शेयर ज्यादा हो गए हैं, पार वैल्यू कम हो जाएगी, भाईजान एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए ना। इधर भी नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए, इधर भी नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए। ये शेयर कंसोलिडेट कर दिए। क्या कर दिए भाई जी? ये रिवर्स है किसका? ये शेयर स्प्लिट का। शेयर कंसोलिडेशन इधर रिवर्स ऑफ शेयर इधर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं। क्या हो गए हैं भाई? जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं तो आपकी ईपीएस बढ़ जाती है। डिनोमिनेटर में आते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जब आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई जी? बोले आपकी ईपीएस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इधर बढ़ेगी, इधर कम होगी। हालांकि कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं आया, लिहाजा अब ये जो ईपीएस आ रही है, ये ईपीएस सही नहीं है। सही है, इसके अंदर एम्बिग्विटी है, इसके अंदर डाउट्स हैं, ये सही नहीं है। फिर इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती। इसी तरह सर राइट शेयर्स पे आए, ये भी बेसिक ईपीएस में इनका इस्तेमाल है। जब आप राइट शेयर्स इशू करते हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए जाते हैं। किसे किए जाते हैं? अगर तो सर एक्सरसाइज प्राइस या इशूड प्राइस जो है ये लेस है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। और अगर मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, यानी जिसे इशू प्राइस कहते हैं, ये सेम है, या फिर एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन, इज मोर देन क्या? मार्केट प्राइस, तो फिर भी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत जी। ये बात समझ आई? रट्टा लगा लें, याद कर लें, ईपीएस का सवाल इंपॉर्टेंट है। 10-12 नंबर, 10-12 नंबर, 10-12 नंबर। भाईजान ये सारी चीजें जो आपको बताई हैं, इशू आपने कर दिए शेयर्स फुल मार्केट प्राइस पे, शेयर स्प्लिट है, शेयर कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेशन है, बोनस शेयर्स हैं, उसके बाद राइट शेयर्स हैं, ये सब के सब किस में आते हैं? बेसिक ईपीएस में। ओके, किस में आते हैं? अच्छा जी, अब ना इसकी एडजस्टमेंट आपको समझाई है। एक दफा मैं सारी एडजस्टमेंट कैसे निकालते हैं सबको दोबारा रिपीट करने लगा हूं। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को क्या करने लगा हूं जी? सुनिएगा आप तवज्जो से बात को, बहुत तवज्जो से बात सुननी है गुड्डू जी। ये है जी एडजस्टमेंट। क्या है? जी बस क्या कोई काजी साहब का मैसेज आ गया? अच्छा सुने भाई, सुने, काजी का नाम लिया भाई मैंने, तू कोई अकल कर। अच्छा जी, अगली बात सुने भाई, अगली बात। अब मैं अभी गुफ्तगू करने लगा हूं किन की एडजस्टमेंट्स के बारे में? इन तीन की एडजस्टमेंट के बारे में। सर इन तीनों की एडजस्टमेंट जो है ये कैसे होगी? सुनिएगा तवज्जो से बात। आफ्टर ऊपर रखेंगे और बिफोर किधर होगा? नीचे होगा जी। अब आए जी इधर, इधर आएगा जी बिफोर। क्या आएगा? न्यू। और अभी मैं बात किसकी करने लगा हूं? सबसे पहले बोले भाई बोनस शेयर। फिर उसके बाद क्या है? शेयर
फिर फिर अभी राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा जी। कहता जी पहले कहता जिनके पास 4 शेयर्स थे, कितने थे? 4 शेयर्स थे। कहता अब उनको एक नया शेयर दिया जाएगा। सही है सर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर लिखें 4, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेना, प्रोपोर्शन हमने सेम रखा उसका। पहले थे जिनके पास 4, उनको कितने दिए जाएंगे? एक नया। तो कितना आ गए भाई? अब शेयर्स कितने हो गए? 5। अब कितने हो गए भैया? एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है सुनिएगा, 5/4, 5/4, 5 आफ्टर ऊपर बिफोर नीचे, आफ्टर ऊपर बिफोर नीचे, आफ्टर ऊपर बिफोर नीचे। रट्टा लगा लें, रट्टा। जी 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 चुप चुप खामोश। इनका सवाल है एडजस्टमेंट की वर्किंग दिखाना लाजमी है, बेहतर है वर्किंग करके दिखाया करें उसे कैलकुलेटर पे ना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना उसने आपके पास नहीं है ना पेपर चेक करने के मोइस किधर रहीम यार खान तो नहीं चला गया या मुंह धोने तो नहीं चला गया, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास में तो 3-4 दफा जाना है, तो उसे नहीं पता होगा इस टाइम तुम किधर हो, तो उससे या फिर वॉइस मैसेज तो नहीं होता ना पेपर के अंदर से आवाज आ रही हो मैंने ये किया, मैंने कैलकुलेटर पे ये वाला काम किया। इसलिए जितनी आसानी आप पैदा करेंगे एग्जामिनर के लिए उतना ज्यादा बेहतर है। ओ भाई चुप हो जा, चुप हो जा, चुप जी। अगली बात भाई, कभी कभी कहता है, सुन ले बात, अब सुने तवज्जो में, कभी कभी इस तरह नहीं बताता, ये स्टाइल नहीं होता, ये डिजाइन नहीं होता सवाल में। क्वेश्चन में ये नहीं कहता जिसके पास 4 थे 1 शेयर इशू कर दिया उसे, 1 बोनस शेयर दिया उसे, ये नहीं कहता। सवाल में कहता है परसेंटेज दी होती है। क्या दी होती है भाई? परसेंटेज दी होती है। अब याद कर लें, अब ये सारे सिनेरियोस बता रहा हूं आपको। आपने कहना जी पहले कितनी परसेंट, पहले शेयर्स जो पड़े थे फॉर एग्जांपल वो 1 था, ये फैक्टर है, पहले 1 था। कहता है जी 20% ने इशू कर दिए 0.2, भाई कितने बन गए? सॉरी 1.2। कहता 20% ने शेयर्स इशू कर दिए। कितने शेयर इशू किए ने? 20% ने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है सर जी। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बना? 1.2 डिवाइडेड बाय 1, तो सीधा सीधा 1.2 ही लिख दें। 1 तो 1 नहीं है ना, सही है सर। ये बात समझ आई आपको? अगली बात सुनिएगा जी जी, अगली बात सुनिएगा। कहता जी 40% बोनस शेयर्स इशू कर दिए। 40% सुनना, हर सवाल में अब ऐसे ही करना है, जिधर भी आ गया इसको रखें 1। सर इसको 100 रख सकते हैं या रखने के तो फिर देखें आप अपनी assumption लिए जाएं, बस आप सीखें बस इसको क्या रखना है 1। क्या रखना है सर? क्या सवाल तो गलत नहीं होगा? नहीं होगा यार, ये मान लें बस। इधर आएगा 1.4, कितना आ गया? आफ्टर ऊपर बिफोर नीचे, आफ्टर ऊपर बिफोर नीचे, सही है सर। 1.4 बस डिवाइडेड बाय 1 कर दें एडजस्टमेंट में जाके। जिस जगह पे अब आप क्या इधर आप वर्किंग कर रहे होंगे, इधर आपके पास पहले ही कुछ शेयर्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 जनवरी 2021 पे कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, वो हैं 1 लाख। कितने हैं? अब ये हैं जी आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मेरे भाई 1 मार्च पे क्या हुआ? शेयर इशू कर दिए। कहता 20% शेयर इशू किए हैं, सही है सर। अब ये आपके पास शेयर हैं, इसका 20% लगा दो, या फिर एक और काम करो, मैंने कहा था इधर आओ, इधर लिखो टोटल। क्या लिखो? और इसको क्या करो 1 लाख डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 1.2 है। अगर 20% शेयर इशू किए, मल्टीप्लाई कर दो इसे किसके साथ? सॉरी जी बताएं जरा, जी बताएं जरा, एग्जिस्टिंग कितने थे जी? एग्जिस्टिंग कितने थे? और ये क्या आ जाने हैं? बैलेंसिंग। ये क्या आ जाने हैं? 20,000। ये हैं जी एग्जिस्टिंग, ठीक है जी। और ये क्या है? बोनस शेयर्स। ये क्या है जी? बात समझे हैं जी? ओके है भाई, सही है।
जो एडजस्टमेंट में तरीका इस्तेमाल किया वही आप इधर लिख सकते हैं। या कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर वो एडजस्टमेंट ठीक है अपनी जगह है, ये तो सीधा है ना 1,20,000% है तो बस 20,000 आ जाएगा, ये इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है जी, ये तो है परसेंटेज। परसेंटेज वाली बात बहुत आसान होती है। परसेंटेज वाली बात क्या होती है भाई? आसान होती है। परसेंटेज वाली में मसला नहीं होता, वो आसानी से कैलकुलेट होता है। मसला किस में होता है? जिसमें उसने लिखा हो 4 शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, मजीद क्या कहते हैं उन पे बोनस में कितने शेयर्स इशू किए? 1। अब आपने क्या करना है? अब ये नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे बोलें जी? अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये 5 जी, मल्टीप्लाई कर दें 5 से और डिवाइड करें 4 से जी। बोलें वही 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 क्या है? 1,25 और ये बैलेंसिंग आ जाएंगे। फिर क्या आएंगे? ठीक है, ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आ रही है? दोबारा फिर रिपीट करता हूं। अगर तो परसेंटेज में चीज दी हो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आप चुप करके वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या लेना है? नंबर ऑफ शेयर्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उधर से उठा के इधर लिखे 1 और 20% इशू किए थे 0.2, ये एडजस्टमेंट फैक्टर, ये आपके पास आफ्टर आगे 1.2। 1.2 आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। ऊपर रखें आफ्टर को और बिफोर 1 होगा। ठीक है सर? ठीक है, बात समझ आ गई? अब आप आ जाएं मेरे भाई शेयर स्प्लिट पे। किस पे आ जाएं? जी शेयर स्प्लिट। इसके अंदर ना परसेंटेज नहीं होती, इसके अंदर कहता है पहले थे 2, अब अब हो गए हैं, कहता एक शेयर। अब क्वेश्चन में आया हुआ था, कहता जी एक शेयर ने कितने शेयर बना दिए? 5 शेयर्स बना दिए। कितने बना दिए? इसका मतलब पहले था 1, कितने बन गए? तो ये न्यू कितने हैं? बात समझ आई? बात समझ आई भाई? कहता पहले थे एक शेयर ने कितने शेयर्स बना दिए। ये नहीं उसने कहा कि 4 से इंक्रीज हो गए, कहता 5 शेयर बना दिए। इस तरह के 2 सवाल थे, दो ट्रांजैक्शन की थी, मेड 1 शेयर मेड 5, इस तरह 5 बन गए। अब जब आपने मेरे मासूम दोस्तों एडजस्टमेंट का फैक्टर लेना है तो उसके अंदर 5 ऊपर और 1 नीचे। 1 ना भी करें तो खैर है। सही है सर? बात समझ आई? जब अब आपने सुने भाई सुने, जब आपने इधर आना है, इधर बताएं ये बोनस नहीं है, क्या है? शेयर स्प्लिट। आप बताएं कैसे कैलकुलेशन होनी है? बताएं बताएं बताएं, जल्दी करें जल्दी। सेम एडजस्टमेंट फैक्टर जो इस्तेमाल किया, 1 ना भी करें तो खैर है। बताएं जरा टोटल कितने हो गए? बैलेंसिंग कितना आया? ये जवाब है। यस सर। पहले से कुछ बेहतर हो रहा है? बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएस जी। जी ये बात समझ आ गई? ये शेयर स्प्लिट के केस में हमेशा इस तरह की बातें की होंगी, पहले इतने थे अब इतने हो गए हैं। बोनस इशू का केस में परसेंटेज में भी डेटा दिया जा सकता है और ये भी कहता है पहले 4 थे या 5 हो गए। सही है सर? या ये भी कह सकता है 4 शेयर्स पहले थे, उन 4 पे, ओए बुजदार इधर देख लेना भाई, मिल लेंगे क्लास के बाद, मैं नहीं हूंगा जी। पहले कहता 4 थे, कहता अब इन 4 पे एक बोनस इशू किया, एक बोनस शेयर इशू किया। अब बोंगो की तरह इधर 1 नहीं लिख देना, इधर 1 नहीं लिखना, न्यू 1 है, नया 1 आया। सही है? सही है सर? अच्छा जी, अब आप आ जाए शेयर कंसोलिडेशन के केस में। शेयर कंसोलिडेशन के केस में, और एक बात गौर से देखें जरा, इन दोनों में, बोनस शेयर में और शेयर स्प्लिट में, पहले कम थे अब ज्यादा हो रहे हैं। सही है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। सर जी इधर आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे ना, नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा मजा आएगा। सर जी ये रहने दें इस तरह, ये सारी देखें ना आप, इधर जो जिस तरह मर्जी कैलकुलेशन कर लें। इधर 1 लाख लिखें, अब 5 लाख हो गए हैं। सही है? इधर 1 लाख लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, बात तो फिर वही है, एडजस्टमेंट तो उतनी की उतनी है, वो कट कटा के बात उधर ही आ जानी है जी। अब आ जाए शेयर कंसोलिडेशन में। शेयर कंसोलिडेशन के केस में आपको पता है नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं,
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नंबर जी, शेयर कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं पहले से, क्या होते हैं, कम होते हैं। भाईजान कहता है पहले शेयर्स थे 5, कितने थे, कहता 5 शेयर्स पहले, कहता 5 शेयर्स को हमने तोड़ दिया 2 शेयर्स के अंदर, कितनों में, इसका मतलब है पहले थे 5, ये हमेशा इस तरह डेटा दिया होगा ज्यादातर है? नहीं, इस तरह है ना, कहता पहले थे 5 शेयर्स, कितने थे, अब कहता हमने इसे क्या कर दिया, तोड़ा नहीं, आप इसे कम कर दिया, इस तरह कह लें जी, अब रह गए हैं 2, तो सर ये है बैलेंसिंग और ये कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फैक्टर बताएं क्या बनेगा, आफ्टर ऊपर, बिफोर नीचे, बात समझे हैं, बात समझे हैं भाई, ठीक है, आफ्टर ऊपर, बिफोर नीचे, नंबर ऑफ शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके भाई। चले इधर आए जरा, ज्यादातर ये वाला सिनेरियो आएगा शेयर स्प्लिट में और शेयर कंसोलिडेशन में, ज्यादातर जी, परसेंटेजेस में भी खिला सकता है लेकिन वो रेयर होगा, नहीं होगा इंशाल्लाह। चले हुआ भी तो देख लेंगे। चले इधर आए जरा, ये क्या है गुड्डू, शेयर यार मैं ये चाहता हूं जब ईपीएस का सवाल आपके सामने आए ना, जब ईपीएस का सवाल आपके सामने आए, उसमें 6-7 अगर ट्रांजैक्शन दी जाएं, उन ट्रांजैक्शन को पढ़ें, उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के बाद आप ये पता लगाएं ये बेसिक ईपीएस में है, ये बेसिक ईपीएस, ये बेसिक ईपीएस, ये वाली ट्रांजैक्शन डिलीटेड ईपीएस के लिए है, ये वाली ट्रांजैक्शन डिलीटेड ईपीएस के लिए है, ये वाली ट्रांजैक्शन डिलीटेड के लिए है। जिस बच्चे ने ये काम कर लिया ना, वो ईपीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ईपीएस के क्वेश्चन में मसला क्या आता है, बच्चों से मैं फीडबैक लेता रहता हूं ना, सर जी हमें पता ही नहीं होता कि बेसिक में कौन सी चीज जानी है, डिलीटेड में कौन सी जानी है, पेपर सवाल को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका हल इंशाल्लाह भी निकालते हैं। अभी सवाल आपके सामने हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, उसका हल इंशाल्लाह निकाल लेंगे। 12, 13, 10, 12, 10, 12, 10, 12 गिनती की 6 चीजें हैं इस चैप्टर में, कितनी, जिस बच्चे ने रीवैल्यूएशन कर ली है, इंपेयरमेंट कर ली है, सही है, कभी लॉस आ रहा है, कभी गेन आ रहा है, तो भाई ये नहीं है उसके सामने कुछ, पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, सर सीनियर्स ने हमें कह दिया ऐसे, क्या सीनियर तो और भी बहुत कुछ कहते हैं यार जी, अजीब अजीब सी बातें हैं यार। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर मैंने पढ़ाया जी, अकाउंटिंग के अंदर, सुन लें जी अब अपने सीनियर्स की बातें, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ाया जी क्लास के अंदर, अगले दिन उसकी सारी असाइनमेंट सॉल्व करवाई, क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बच्चों ने सही सही उसके जवाब भी दे दिए। एक स्टूडेंट गया जी और उसने जाके किसी ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सर ये अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है, मतलब फीडबैक लिया ना, उसने पूछा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मुझे पता था ये मेरा स्टूडेंट है, अच्छा मैंने कहा तुझे तो मैं कल तेरी मैं वार्ड लगाता हूँ क्लास में जाके, मैं जो इधर 7 दिन इधर बोलता रहा हूँ। अगले दिन आया क्लास में, मैंने कहा भाई अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर आपको करना चाहिए कि नहीं, वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं कहा पुत्र चोरा नु पै गए मोर। अच्छा मैंने कहा भाई क्यों नहीं करना चाहिए, मैं कहा तुम्हें आता है, मुझे डाउट हो गया, मैंने कहा इसको ना समझ नहीं आई, मैंने इससे 2-3 सवाल पूछने, सही जवाब दे दिए। मैंने कहा यार तुमने बताया तो सही है, तो तुम्हें मसला क्या है फिर इस चैप्टर में, कहता सीनियर कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। मैं कहा मरे तू सही जवाब दे रहा है, तुझे क्यों मुश्किल लग रहा है, कहते सीनियर्स कहते हैं पेपर में नहीं होता। मैं कहा यार सीनियर ने क्या किया है, क्या मैंने कहा उसका पास है, कहता जी मैं कितनी अटेम्प्ट में पास, कहता 4थी अटेम्प्ट में उसका ITA पास हुआ है। तो भाई जब आपको इस तरह डराने वाले लोग ज्यादा होंगे ना, तो आप पेपर नहीं पास कर सकेंगे, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ जी। क्या तुमने अकाउंटिंग कितनी अटेम्प्ट में पास की है, पहली में किया है ना, तो फिर अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था उधर नहीं यार, कहाँ हमें डराते हैं आपको, आप खुद डरे हुए हैं, आप खुद डरे हुए हैं भाई, हम आपको गलत बात थोड़ी बता रहे हैं। नहीं ये जो लोग ये कर रहे हैं, ये जो कैफ 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स में कर रहे हैं, ये क्या पागल हैं, इनके इधर के सर पे सींग लगे होते हैं? तो फिर ये भी भाई आप जैसे हैं, अगर आपका मोरल अभी इतना डाउन हो गया ना, तो आगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है, आपको मैं सही हकीकत बता रहा हूँ। अगर अभी आप इतने डाउन हो चुके हैं ना, आप कह रहे हैं जी कि बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं, भाई ये भी पूछा करो। कल एक स्टूडेंट बैठा हुआ था उधर PRC कैंपस में, कहता सर मैं सारा दिन पढ़ता रहा हूँ, क्या उसका नाम है, लेकिन ना एक और हमारे रिस्पेक्टेड असद साहब बैठे हुए थे, असद साहब कहते सर इसको ना कुछ बताइए, सारा दिन बच्चा पढ़ता है, लैब में बैठ के पढ़ता है, सुबह बैठता है, शाम को रात को घर जाता है,
तो कहता है ये इसको फिर समझ नहीं आती। मैंने कहा यार ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, कितनी देर होगी है? मैंने कहा तुमने सुबह से बैठे हो? कहता जी रिपीटर है। मैंने कहा कितना टाइम मुझे बता दो कि तुमने आधा घंटा बगैर मोबाइल के किताब पढ़ी हो। सुबह से तुम बैठे हो, तकरीबन तुम्हें इस टाइम 9 साढ़े 9 का टाइम था। मैंने कहा जी कि सुबह से लेके तुम कह रही हो ना मैं 8-9 बजे आया हूँ कॉलेज में, तो तुम्हें इस टाइम बैठे हुए 12 साढ़े 12 घंटे हो गए हैं। कोई मुझे वो 20-25 मिनट बता दो जो तुमने किताब पढ़ी हो बगैर मोबाइल इस्तेमाल किए हुए। चुप, खामोश। कितने घंटे? मैंने कहा तुमने इफेक्टिव स्टडी की है। इफेक्टिवली स्टडी का मतलब होता है मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। सही है सर? कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखना। हमारे कौन सा यार बिजनेस चल रहे हैं, सही है? कोई ट्रेडिंग चल रही है, कोई हमने कॉल किसी की पिक ना की तो बड़ा लॉस हो जाना है, सही है? कोई नहीं, कहाँ होना लॉस, छोड़ो। जी जी, अच्छा। तो वो उसके बाद जवाब कोई नहीं था, तो फिर हम कहते हैं हमारा पेपर फेल हो रहा है। अपनी गलती भी माननी है। क्या करना है? अपनी गलतियां भी माननी है भाई, कि हमारा भी मसला है। हम भी, जो बंदा अपनी गलती नहीं मानता जिंदगी में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपने बड़े बड़े अपने उस्ताद देखे होंगे, अगर उनसे कोई मसला हो जाता है, सही है, क्लास में क्या कहते हैं, कोई सोल्यूशन गलत कर दें, अगले दिन क्लास में आकर खुद कह देते हैं भाई इसमें मसला हो गया था। अपनी जिद पे अड़ते नहीं है। उसकी रीजन क्या है भाई? जो बंदा जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानता ना, वो कहता है मेरे से गलती। भाई अब खुदा नहीं है, सही है कि नहीं? ईगो शीगो कोई नहीं हर्ट होती, अपनी गलती मानने। ये चीज आपको बड़ा करती है। क्या करती है? ये चीज बड़ा कर देगी आपको। जी, तो वो कुछ बच्चे कहते हैं कि पीआरसी से आया है, इनको अटेम्प्ट करने स्कूल इसका क्या? भाई इसका कोई मसला नहीं। नए पीआरसी से आए हैं, इनको अटेम्प्ट लगेगी तो इनको खुद ही पता चल जाएगा। जी भाईजान, बच्चे 2-2 महीने में भी 2-2 पेपर पास कर रहे हैं, FAR 1 और B लॉ के, ठीक है? जब उन्होंने ये वाली अटेम्प्ट ज्वाइन की थी ना, तो उससे पहले बहुत सीनियर्स ने उन्हें भी डराया था कि सर ये आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। और क्या उसका नाम है, उन्होंने माशाल्लाह पास की है ना भाई। तो आपने कुछ करना हो ना, अज़म हो आपका करने का, तो आप कर लेते हैं। दूसरों की बातों से ना परेशान हो बस। लोग तो आपको ये भी कहते होंगे आपने 5 पेपर 3-4 महीने में, 3.5 महीने में पढ़ के पास किए हैं C11 वालों ने, ठीक है जी। तो वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपने पास किए तो आपको तो ये भी कहते होंगे यार नहीं होगा ये। जी 2 दफा में दें, इसमें दें, 6 महीने 8 महीने 9 महीने जो हैं वो आप PRC पे लगा दें, पर लॉन्ग कर लें अपनी PRC। तो भाई ये देखें, ये अपने दिमाग को समझाने वाली बात है। करने का बहुत कुछ हो जाता है, सही है? आप एफर्ट्स करें, आपको बिला वजह IQ फेल नहीं करेगा। जो बच्चा फेल हुआ है वो जब IQ का रिजल्ट आता है, उसका सोल्यूशन पकड़े और एग्जामिनर कमेंट्स देखे, सही है, और आपस में मैच करे, आपको खुद अपनी गलतियों का पता चलेगा कि यार उसने मुझे बिला वजह फेल नहीं किया हुआ। सही है सर? तो गलतियों को मानना सीखें, गलतियों को मानना सीखें, ये आपको बड़ा करती हैं इंशाल्लाह। और जो फेलियर होता है ना, फेलियर के बाद 2 तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो सामने आते हैं जो बिल्कुल डर जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो उसे चैलेंज लेते हैं। क्या करते हैं? तो कभी कभी अल्लाह भी हमें सीधे रास्ते पे लाने के लिए ना थोड़ा सा झटका देता है, ऐसे कि सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा। तो ये जरूरी होता है हमारी जिंदगी में, थोड़ा सा झटका लगना क्या होता है भाई, जरूरी है, ये पार्ट है लाइफ का। जो बच्चा इसे पॉजिटिव ले लेगा इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगा, ठीक है? जो डर जाएगा, जो बच्चा जहन में ये बिठा लेगा ना कि IQ ने मुझे पास नहीं करना, ये पेपर मुश्किल है, सर वो नहीं पास कर सकेगा, यकीन करें नहीं पास करेगा, क्योंकि आप डरे हुए हैं अंदर से। क्या है? डर का इलाज कोई नहीं है। कहते हैं वहम का इलाज कोई नहीं है, डर का कोई इलाज नहीं है। जितना मर्जी आपको पढ़ा लें उसका कोई हल नहीं है अगर आप अंदर से डरे हैं। इस डर को खत्म कर दें। क्या करने भैया? खत्म करें इस डर को, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे जी। अब आप आए भैया शेयर कंसोलिडेशन पे। भाई पहले कितने थे? 5। पहले कितने थे जी? अब कितने हैं भैया? 2। अब कितने हैं? 2। तो भाई कितने कम हो गए? 3 कम हो गए हैं। कितने हो गए हैं भैया जी? 3 कम हो गए। अच्छा जी, सुने भाई सुने। अब मेरे भाई एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 2/5। क्या है भैया? आफ्टर ऊपर और बिफोर नीचे। आफ्टर, यार चुप हो जाना, क्या मुस्तस्ना जी। आफ्टर ऊपर और बिफोर नीचे 2/5 क्या है भाई? एडजस्टमेंट फैक्टर। अगर हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? 2/5 क्या जी? बताएं जी कितने आ गए? और भाई इधर कितने आ गए जी? ये जो टोटल है इस बेसिस पे आगे टाइम पीरियड वगैरह लेना शुरू कर देना आपने, ठीक है जी? सही है भाई। राइट शेयर के केस में आ जाए भाई। किस में आना है अब आपने? ये राइट शेयर्स के केस में। राइट शेयर्स के केस में क्या होता है? क्या हुआ है?
राइट शेयर्स उन्हीं क्या मसला है, राइट शेयर्स के केस में क्या होता है, आपने एडजस्टमेंट फैक्टर लेना होता है। क्या लेना होता है? एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है। अब ना राइट सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है जी? थोड़ा सा सिनेरियो क्या है? डिफरेंट है। उसके अंदर जो इधर आए, उसके अंदर मेरे भाई जो आपने एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है वो कैसे आएगा भाई? आफ्टर सॉरी, पहले ऊपर किसको रखना है आपने? मार्केट प्राइस को। किसको रखना है? मार्केट प्राइस को, जो इमीडिएटली है जी। जब आपने इंटाइटलमेंट डेट वाली जो इमीडिएट मार्केट प्राइस है उसको आपने क्या लेना है जी? उससे कंसीडर करना है। इसका मतलब है ये ऊपर आएगी, इधर आएगी भैया मार्केट प्राइस। क्या आएगी? फॉर एग्जांपल हो है जी 32 रुपए। ये मैं किसका सिनेरियो सॉल्व कर रहा हूं? ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा जी, बताता हूं भाई किधर आएगा। राइट शेयर्स, क्या इसको इस तरह ना सॉल्व करें, ठीक है? राइट शेयर के इस तरह ना करें, इस तरह पिछली दफा मैंने इस तरह ही करवाया था, बच्चे ना भूल जाते हैं। राइट शेयर के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है? मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, जिस तरह की बातें हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्राइस। अच्छा जी, अब भैया ये तो क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होती है। क्या होती है? ये गिवन होगी। क्या होगी जी? ये है जी रुपीस फॉर एग्जांपल 32 जी। अब ये कैसे आएगी? इसके लिए एक वर्किंग है। इसके लिए क्या है? वर्किंग 1.1 है। क्या है? अब तवज्जो से बात सुननी, जितने मर्जी राइट इश्यूज हैं क्वेश्चन में, जितने मर्जी राइट इश्यूज हैं क्वेश्चन में, आपने इस वर्किंग को कैसे सॉल्व करना है? आपने कहना जी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 100। कितने हैं? हर सवाल में यही एज्यूम करें, जवाब सेम आएगा। हर क्वेश्चन में आपने एज्यूम करना है ये कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय आपने करना है जी मार्केट प्राइस, डिवाइड कर दें 100 से। किससे? प्लस। अब नए शेयर्स कितने हैं? कहता जी 40% है नए शेयर्स। कितने हैं? तो वो कितने हुए? 40 हुए। मल्टीप्लाई कर दें एक्सरसाइज प्राइस से और डिवाइड कर दें मेरे भाई आप इन 40 शेयर्स से। किससे? ये 40 शेयर्स कौन से हैं? राइट शेयर्स वाले। कौन से हैं? और ये क्या, ये कौन से एग्जिस्टिंग है? हर सवाल में यही काम करें, हर सवाल में। अभी दो क्वेश्चन मैंने खुद करवाने हैं, दोनों में इसी तरह निकाल लूंगा मैं। दोनों में क्या करूंगा भाई? सेम तरीके से निकाल लूंगा मैं। ठीक है सर, जवाब इंशाल्लाह सेम आएगा। जो जवाब आया, जो भी जवाब आया, फॉर एग्जांपल मैं कहता जी 28 आया, उसे किधर रख लूंगा और मेरा क्या आ जाएगा? 32/28 आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। कुछ बच्चे इसे तोड़ लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 28 कर लेते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है सर, वो भी बिल्कुल सही है। सही है सर भाई, बात समझ आई आपको? ये वाली बात समझ आई आपको? फिर उसी तरह ही होगा जिस, हाँ फिर तो दूसरे तरीके से होगा। ज्यादातर वो राइट शेयर्स को ना परसेंटेज की शक्ल में देता है। अगर दूसरी तरह हो तो फिर तो नॉर्मल है। फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई? फिर हम कहेंगे, अगर परसेंटेज की शक्ल में ना हो, फिर हम कहेंगे भाई पहले कितने थे? पहले थे भाई 4। अब एक राइट इशू है तो अब कितने आ गए? 5। अब कितने आ गए हैं? 5 आ गए हैं। अब कितने आ गए हैं? 5। अच्छा जी, अब फिर इधर कितना करना पड़ेगा जी? जी इधर आपने करना है जी एक, न्यू एक है, पुराने कितने हैं? 4 हैं। ठीक है सर, सही है भाई? चले अब जी आए डाइल्यूटेड की तरफ। किसकी तरफ आए? ये सारी मैंने रिवीजन किसकी करवाई है? बेसिक ईपीएस की। किसकी? अब मैंने रिवीजन किसकी करा? अब मैंने किसके बारे में गुफ्तगू करनी है? डाइल्यूटेड के बारे में। किसके बारे में भैया? जी जी, सिर्फ 50 वाले पे लगेगा। सवाल दिखा देना मुझे ये वाला, सिर्फ 50 पे लगेगा। अच्छा, अब हमने गुफ्तगू किसकी करनी है भाई? डाइल्यूटेड ईपीएस की। किसकी भाई? डाइल्यूटेड ईपीएस में सिर्फ 3 चीजें आएंगी। डाइल्यूटेड ईपीएस में सिर्फ 3 चीजें हैं जो आनी है, सिर्फ 3 चीजें जी। कौन कौन सी 3 चीजें आनी है भाई? सुनिएगा जरा।
पहली बात जो डाइल्यूटेड में आनी है सर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। डाइल्यूटेड ईपीएस कौन सी ईपीएस है भाई? वो वाली खतरे की घंटी है। क्या है? आप पहले ही आगाह कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, सही है सर, स्टेक होल्डर्स को, कि भाई ईपीएस कल को हमने कोई ऐसी चीजें इश्यू की हुई हैं जिन्होंने कन्वर्ट किस में होना है? ऑर्डिनरी शेयर्स में, सही है सर। ये डाइल्यूटेड ईपीएस कौन सी ईपीएस है भाईजान? ये वो वाली ईपीएस है जो हम निकाल के देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। क्यों निकालते हैं? हम उनको आगाह करते हैं भाई 3-4 साल 5 साल के बाद हमने कोई चीजें इशू की हुई हैं जिनकी वजह से हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर कन्वर्जन होगी, अगर क्या होगी भाई? कल को पीटने की बजाय हम आपको आज से ही बता रहे हैं। क्या है? आज से ही इसका इंपैक्ट ले रहे हैं जी। वो 3 चीजें क्या है? गिनती की 3 चीजें हैं। पहली चीज कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल। दूसरी चीज भाई प्रेफरेंस शेयर्स। छोटे अभी रिडीमेबल को फिलहाल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या ये भी कौन से होंगे? कन्वर्टेबल। कौन से होंगे? तीसरी चीज क्या होगी भाई? सुने, तीसरी चीज होगी मेरे भाई ऑप्शंस। क्या? इसे वारंट्स भी कहते हैं। आप ऑप्शन देते हैं, सही है, लोगों को क्या देते हैं कि आप कल को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके, जब आप ऑप्शन देते हैं ना, कुछ पैसे भी लेते हैं, सही है। आपको कंपनी ने ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? उसके बदले में पैसे लिए होंगे। फिर आपको ऑप्शन क्या दिया कि 2-3 सालों के बाद आप ना ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या कर सकते हैं? अरसलान कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जब कन्वर्जन होगी, जी नहीं, प्रेफरेंस के लिए नहीं होगा। ये ऑप्शन देती है कंपनी। क्या देती है? ये प्रेफरेंस नहीं है, ये ऑप्शन दिया। इस पे कुछ नहीं मिलेगा कंपनी को, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सॉरी, जिनके पास ऑप्शन होता है उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पे। ये बस एक राइट है। क्या है? एक खाली सफा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा आप 2-3 सालों के बाद अगर चाहें तो, अगर आप मुनासिब समझें तो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? शेयर होल्डर बन सकते हैं आप, ठीक है सर। कन्वर्जन हो जाती है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अच्छा मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं भाई, जब आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए होंगे सर, तो इस पे आपने क्या, इस पे क्या देते हैं लोगों को आप? इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं भैया जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड। ये फिक्स होता है। क्या होता है? एक बात सुन लीजिएगा, ये जो डिविडेंड है ना, ये वाला क्वेश्चन के अंदर ना टैक्स का एक रेट दिया होता है। क्या दिया होता है? IAS 12 तो आपने खैर उधर जाके पढ़ना है FAR 2 में, लेकिन इस क्वेश्चन में इंप्लीकेशन आती है टैक्स की। भैया क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, आपको पता है ना, जो PBT से नीचे आता है टैक्स। क्या आता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। भाई जब PBT तक आए तो ये वाला जो इंटरेस्ट है जो उसमें से माइनस हुआ होगा, सही है, इसने प्रॉफिट को कम किया होगा। क्या किया होगा? अच्छा जी, इसका मतलब है जब आप आए PBT तक, अब आपने टैक्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज आपका PBT है, उस पर टैक्स लगा 30%, तो भाईजान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 70 हो गया। 70 हो गया। अब ना अगर देखा जाए तो ये 70 के अंदर एक तो एक्सपेंस पड़ा हुआ है 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 10 का, और 30% इस टैक्स का 3 रुपए यानी टैक्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? टैक्स पड़ा हुआ है। तो आपने क्या, अभी आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही शायद, मेरा ख्याल है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। सुने, आपने क्या करना है, जो टैक्स दिया होगा ना क्वेश्चन में, आपने इंटरेस्ट लेना है नेट ऑफ टैक्स। क्या करना है? आपने क्वेश्चन में टैक्स कैसे लेना है? नेट ऑफ टैक्स। सही है सर, बस इसकी इंप्लीकेशन ये है। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आए, इस पे होता है डिविडेंड, ये नेट ऑफ टैक्स नहीं होता। सही है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये नेट ऑफ टैक्स नहीं होगा।
अच्छा जी, दूसरा है मेरे भाई ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे मेरे भाई आप कुछ भी नहीं देते, ये तो सिर्फ राइट है। क्या है इसके अंदर? ना डिविडेंड है ना इस पे इंटरेस्ट है। ये बात समझ आई भाई? ये ऑप्शन है, सिर्फ क्या है? ऑप्शन है। ये ना प्रेफरेंस शेयर्स हैं ना कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ये एक राइट है। 2-3 सालों के बाद आप चाहें तो एक्सरसाइज कर लें, चाहे तो ना करें भाई, सही है। इस पे ना तो इंटरेस्ट है और ना ही क्या है, डिविडेंड है। चलें मुझे एक बात बताएं जरा, अगर मैं ये अजम्पशन ले लूं, अगर मैं क्या करूं मेरे भाई, अगर ये मैं अजम्पशन लूं कि भाई ये कन्वर्टेबल बॉन्ड, हमने डाइल्यूटेड में यही बताना होता है ना, अगर ये आज कन्वर्ट हो जाएं तो ईपीएस पे इनका इंपैक्ट क्या है, सही है। अगर ये आज ये कन्वर्टेबल बॉन्ड आज होने के 3-4 सालों के बाद हैं, लेकिन हमने डाइल्यूटेड में क्या बताना है, अज्यूम करना है कि ये आज ही कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर जी, ऑर्डिनरी शेयर्स में। ठीक है जी, सुनिएगा, कहता जी इस पे जो इंटरेस्ट है, मुझे बताएं ये जो आपने एक्सपेंस लिखा होगा, अगर एज्यूम करें कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो भाई फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा। फिर इसका मतलब है जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करेंगे तो भाईजान अर्निंग्स के अंदर इसका इंपैक्ट आएगा, सही है सर। और दूसरा, जब आपने ऑर्डिनरी शेयर्स में इनको कन्वर्ट कर दिया, सही है, एज्यूम किया कि कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाए। उर्दू में लिखें इधर, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए, अभी मैं सिर्फ नोट्स बनवा रहा हूं, अभी सवाल नहीं करवाए, सवाल करवाता हूं, कल थोड़ा सा टच दिया था। खैर लिखे उर्दू में, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए, लेकिन जल्दी करें यार, कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से, कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से अर्निंग्स भी बढ़ेंगी एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। शमीर एंज ना कर, शमीर जी, डाइल्यूटेड ईपीएस की क्या लिखवाया था भाई, की कैलकुलेशन करते हुए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वजह से अर्निंग्स भी बढ़ेंगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। लिखे, अभी सिर्फ लिखना है, अभी क्या करना है, लिखना है। ये चैप्टर आपको इस तरह याद होना चाहिए कि आप चलते फिरते हैं ना, आप कहना यार मेरा ईपीएस तो सुनना जरा, ये इस तरह चैप्टर याद होने चाहिए आपको। आप जा रहे हैं ना इधर, एक कोई भाई जा रहे हैं, उसे कहना भाई 2 मिनट है आपके पास, उसे कहना यार जरा ये मेरा IAS 40 तो सुनता जा यार, ये मैंने अभी पढ़ा है, मेरा भी सुन लें, पता नहीं मुझे भूल तो नहीं गया। ऐसी मैंने कहा बातों में जरा सुना दूं आपको, सबक होता है ना, याद किया होता है भाई। IAS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर 2 मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल है, एक फेयर वैल्यू मॉडल है। भाईजान कॉस्ट मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन आती है और फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आती। हर साल आपने फेयर वैल्यू का इंक्रीज या डिक्रीज जो है प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। अच्छा भाई, अब ऐसे भी हो सकता है आप IAS 40 में हैं और आपने IAS 16 में कन्वर्ट करना है, सही है जी। ये क्या है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है और उधर IAS 16 में कौन सा मॉडल है मेरे भाई, वो भी फेयर वैल्यू मॉडल है। तो वो भी कौन सा है भैया, फेयर वैल्यू मॉडल है। तो भाईजान आप क्या करेंगे, आपके पास जो फेयर वैल्यू है वो आपके पास पड़ी हुई है, पहले आप फेयर वैल्यू को अपडेट करेंगे, फिर आप किस में लेके जाएंगे, IAS 16 में। नहीं याद इस टाइम, इसीलिए फिक्र दिला रहा हूं कि याद कर लें घर जाके। अच्छा, फिर उसके बाद एक मुश्किल सिनेरियो आपको बताता हूं भाई। IAS 16 कॉस्ट मॉडल है और आपने IAS 40 में लेके जाना है। IAS 16 चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, आपने पहले एसेट को क्या करना है भैया, रीवैल्यू करना है। ये सिनेरियो बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, याद आ गया भाई। फिर एक और सिनेरियो सुनो भाई, आप हैं IAS 2 इन्वेंट्री के अंदर, आप मेरे भाई, और अगला मॉडल है IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल। आप देखें
IS 2 के अंदर तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ NRV या फिर कॉस्ट। भाई समझ आई भाई? अच्छा अब सर जी आपके पास इन दोनों में से जो लोअर होगा इतने से आपने इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने तो फेयर वैल्यू से क्या होना है, डेबिट होना है, और बाकी प्रॉफिट और लॉस में चले जाना है। सर सवाल कोई बता दें, सवाल गनू कैश वाला, उसके बाद एक सवाल मैंने टेस्ट नंबर 7 में दिया था आपको, याद है सर जी? भाईजान 70 मिलियन की फेयर वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, 70 मिलियन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेबिट होना है, और जो अब मुझे जो याद पड़ता है 58 मिलियन की थी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है। 12 रुपए किधर जाने थे, प्रॉफिट और लॉस। ये मैंने क्यों आपको बताया अभी, खैर इररेलेवेंट बात थी इसलिए बताया कि पेपर करीब आ रहे हैं, साथ साथ पीछे से ही प्रैक्टिस करें, बातों को याद करें। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इस तरह आप भी ना किसी को अपना सबक सुनाया करें, यार जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा है, यार जरा मेरे से थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट तो आओ डिस्कस कर लें जरा, इससे चीजें पक्की होती हैं। अच्छा जी अब आप आए भाई जी, इस तरह का दोस्त होगा ही नहीं तुम्हारा कोई, है ना? हाँ इस तरह के दोस्त भी बनाना जी। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल, इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें भाई, सीधी सी बात है, ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो भैया अब प्रेफरेंस वाला डिविडेंड तो नहीं ना मिलना इनको, लेकिन इसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ेंगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। लिखने सूल लिखें, पहले लिखें, इसके नीचे लिखें, इसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ेंगी एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे, एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। गुजदार अगर ईपीएस का सवाल आए तो लिख लिया भाई, इधर आओ। अब मैं देखता हूं आपको जो मैंने बातें समझाई हैं वो आपको कितनी समझ आई हैं। ये है वारंट्स ऑप्शंस, इसके ऊपर ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है। जब आप इसने कन्वर्ट होना 2-3 सालों के बाद जाके, आप एज्यूम कर रहे हैं आज ही कन्वर्ट हो गया, जिस साल में खड़े हैं उस साल कन्वर्ट हो गया। आप मुझे बताएं जरा भाईजान, अर्निंग्स पे तो इसका इंपैक्ट पहले ही हमने कुछ नहीं लिया भाई। लिखें अर्निंग्स पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, अर्निंग्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, सही ना, पहले कुछ लिया ना अब कुछ आना है। आगे लिखें, इनको हमने ऑप्शन दिया 2-4 सालों के बाद अगर इन्होंने अपना एक्सरसाइज कर लिया राइट, तो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आज ही यार उसका इंपैक्ट ले लो ना। हम क्या जी बताएं जी, अर्निंग्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, वाइल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। जी जी उसका इंपैक्ट भी लेना पड़ेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? नहीं गुड्डू, ऐसा नहीं होता। ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये भी जरूरी नहीं है कन्वर्ट हो के ना हो। आप कहते हैं नहीं भाई मैं शेयर्स नहीं लेता, ये चॉइस होती है। क्या होती है? जी वो बिल्कुल, ये आपने क्या, हम तो ये बताना चाह रहे हैं अगर ये होगे तो, अगर ये होगे तो हम तो देखें ना, बचना चाह रहे हैं ना। कल जो खतरे की घंटी बजनी है आज ही बज जाए तो ज्यादा बेहतर है। कल को जो आई कैप ने अल्लाह ना करे नंबर शो करने हैं रिजल्ट में, उससे बचने के लिए आज ही महीने शुरू कर लेना जी। अच्छा अब इधर आए, नंबर तो नहीं आने चाहिए ना आई कैप के रिजल्ट में, नंबर नहीं आने। अब आप आए भी सवालों पे आए, अब आप क्वेश्चंस पे आए। किस पे आए मेरे भाई जी? 3-4 दफा बोले इंसानों की तरह बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में कितनी चीजें आनी है। मैं अब आपसे पता क्या चाहता हूं, अभी मैं एक सवाल ओपन करूंगा, 2 सवाल ओपन करूंगा और आपसे ये पूछूंगा, बताएं इससे रेलिवेंट चीजें जो हैं, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ये इसमें बेसिक ईपीएस में कौन कौन सी चीजें आनी है और डाइल्यूटेड में कौन कौन सी आनी है। देख लें एक दफा, रट लें कौन सी चीजें बेसिक ईपीएस में आनी है, कौन सी डाइल्यूटेड में आनी है। माशाल्लाह जी। अब आप इतना डाइल्यूटेड में, अब आप डाइल्यूटेड वाली चीजें एक दफा देख लें। इनमें से कोई भी लफ्ज अगर आपको नजर आया, वारंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाले जिनके पास कन्वर्टेबल वाला होगा,
सही है ना, पता चलेगा ये कन्वर्टेबल है? वो आगे बताया होगा उसने। और जिधर प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ आपने कहना है भाई अगर कन्वर्टेबल भी होने हैं, वरना तो आपको पता है ना इररिडीमेबल अगर हुए तो वो पैड में से ऑलरेडी माइनस हैं जी, सॉरी रिडीमेबल अगर हैं वो ऑलरेडी पैड में से माइनस हैं, इररिडीमेबल को पैड में से हम खुद माइनस करते हैं, ये तो होना ही होना है। अगर कन्वर्टेबल हुए तो आगे आपने कहना ये डिल्यूटेड में जाने हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर हुए तो ये किधर जाना है, बोले डाइल्यूटेड में। कन्वर्टेबल बॉन्ड परसेंटेज के अंदर दे सकते हैं? जी जी कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं 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 गुड्डू। अच्छा इधर आए, अब आप आए मेरे भाई आई के आपका क्वेश्चन बैंक निकालने। नई किताब जिनके पास है वो मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद जी, क्वेश्चन बैंक निकाल लें भाई। एक मिनट भाई, 537 है जी मेरे भाई। आए जरा क्वेश्चन नंबर 4, जिनके पास पुरानी किताब है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा यार। कहता जी कंप्यूट, ये दो पहले कटवा दिए। अच्छा जी कहता जी कंप्यूट बेसिक, भाई आवाज नहीं भाई प्लीज आवाज नहीं, बहुत अहम गुफ्तगू है आज तो, हंसने का बात करने का भी टाइम है ही नहीं, इधर उधर देखने का भी नहीं है। कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। सुबह से लगे हैं अभी तक एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया, गुफ्तगू किए जा रहे हैं। कहता एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट, ये क्या होता है? देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। कहता कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत मेहरबानी यार जी। सर जी आपने बेसिक EPS भी बतानी है और डाइल्यूटेड भी बतानी है। आएंगी। कहता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न्ड बाय AAZ लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 अमाउंटिंग टू रुपीज। जी बताएं जी। कहता था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 85.22 मिलियन। यार अजीब, वेटेड एवरेज भी खुद बता दिया, पैड भी खुद बता दिया यार। चलो अल्लाह का शुक्र अदा कर लें भाई आप, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िएगा, मुझे नहीं पता अभी ये क्या हो रहा है सवाल में। अभी मैंने आपसे पूछना है क्या इनमें से कोई चीज बेसिक में तो नहीं जानी, क्या इसमें से कोई चीज डाइल्यूटेड में तो नहीं जानी, लेकिन एक लफ्ज लिखा हुआ है इधर देखें। कहता डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब समझाएं, कल मैंने समझाया था। पोटेंशियल का मतलब होता है जिनमें ताकत होती है किस चीज की, लड़ाई करने की, कुश्ती, जिसमें ताकत होती है भाई ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने की, उसे बोले तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है नीचे जो डेटा दिया होगा ये बहुत सिंपल सी बात है, यह डाइल्यूटेड EPS सही है। अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता चल गया। बताएं किस लफ्ज की वजह से पता चला? इसे हाईलाइट ना करना, हाईलाइट किया तो क्या पता फिर बाद में जब सवाल करें तो फिर समझ ही ना आ जाए कहीं, तो हाईलाइट ना करना इसे जी। करो भाई। कहता था कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स। कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर्स इशू। कन्वर्टेबल बॉन्ड को डिबेंचर भी कहते हैं। कहता है विच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने शेयर्स में इन्होंने कन्वर्ट होना है? 3 मिलियन। कहता था डिबेंचर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 31 दिसंबर 2009। भाई हम तो 7 के एंड पे खड़े हैं, ये तो 2 सालों के बाद कन्वर्ट होने हैं। लेकिन मेरे भाई डाइल्यूटेड EPS में इनका इंपैक्ट आज ही ले लेना है। कहता इफ द डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स दे शैल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2009। जो भी आपका सवाल था भाई, उस्मान साहब नाम है इनका जी, आपका सवाल था सर हो सकता है ये कन्वर्ट ना हो। हम हो सकने को नहीं कंसीडर कर रहे, हम कहते शायद कन्वर्ट हो जाए। सही है। कहता जी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर 2007 अमाउंटेड टू ₹75 मिलियन। सर इस तरह हो सकता है कि हमें दिया जाए कि हम लोगों ने पीछे से हिसाब किया हुआ कि कन्वर्ट हो सकते हैं सर, लेकिन अभी वो कन्वर्ट ना हो, तो ये वही है ना, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, अभी नहीं हुए। वही ईयर आ जाए जिसमें कन्वर्ट होने के ऑप्शन था लेकिन वो ना हो जाए, ना हो वो अभी छोड़ें फिलहाल इस बात को, अभी इस बात पे नहीं। गुड्डू आगे की सोच रहा है तू बहुत ज्यादा। अच्छा छोटे छोटे सुने भाई, सुने ओ गुड्डू इधर सुनो जी। बताएं जी हमारे वाला साल कौन सा है, किसकी कैलकुलेशन करनी है?
एंटिटी का नाम बताइए, लिखना है आपने ए जेड जेड जी। ईपीएस आपने बतानी है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड जी। एक साल की बतानी बस। चलें फिर तो आसान है, फिर तो मसला नहीं। तो भाई आवाज नहीं, खामोश खामोश हो यार, यार चुप हो जा यार, एक तो लेट आता है, दूसरा तो चुप नहीं होता फिर। 2007 जी। भाईजान आपने कौन कौन सी ईपीएस बतानी है? बेसिक भी बतानी है और डाइल्यूटेड भी। मैं इधर करूं पहले बेसिक, फिर आ जाएगी मेरे भाई कौन सी। इसके लिए वर्किंग वन का रेफरेंस दे दें। क्यों वर्किंग वन? भाई बेसिक तो बहुत आसानी से आ सकती है। ऊपर जो उसने डेटा दिया है वो कौन सा है भाई? पैड दिया हुआ है आपको। ये सारी चीजें मेरे भाई इस लफ्ज से पता चल रहा है डाइल्यूटेड के बारे में जी। वर्किंग वन जी सर मुझे बताइएगा जी, फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलें। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल बस लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डिनरी और डिवाइडेड बाय आपको याद है हमने हमेशा इस वेटेड एवरेज की वर्किंग की है। आज गिवन है, पेपर में करनी पड़ेगी, ज्यादातर यही चांसेस है। चलें बहरहाल आज तो गिवन है जी। रुपीस कितना? 127 मिलियन। नहीं ना लिखें, कोई मसला नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं आप जी। डिवाइड करें, लेकिन याद तो होना चाहिए। डिवाइड करें जी जी जी, इधर बताएं। 22 जी जी, बताएं जी कितनी है अर्निंग? ₹1 जी भैया। बेसिक कितनी आ गई? ₹1.5 है। एक मिनट, किस तरह गलत निकाल ली है? अच्छा ये रिडीमेबल नीचे है। अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं, खैर। अच्छा भाई अब आप आ रहे हैं जी डाइल्यूटेड के ऊपर। अभी देख लेते हैं, नीचे पढ़ लेते हैं। नीचे आए मेरे भाई, अगर हाँ ये प्रेफरेंस शेयर्स है ना, और अगर तो रिडीमेबल है फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इररिडीमेबल हैं तो भाई फिर पैड में से माइनस होने हैं। सही फरमा रहे हैं। चलिए अभी इररिडीमेबल को पढ़ लेते हैं। अच्छा अब आपने आना है किसकी वर्किंग के ऊपर? डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस की जब वर्किंग करनी है, आ जाए मेरे भाई, वो आता हूं जरूर। सबसे पहले आपने कहना है जी, सबसे पहले आपने कहना है जी वर्किंग करनी है आपने 2, और इधर लिखना है आपने रैंकिंग। क्या? रैंकिंग की वर्किंग करनी है। किसकी करनी है? बाकी बातें वही हैं सारी, पहले बेसिक से शुरू करना है, वो उसी तरह। अब आपने रैंकिंग करनी है। अब सुनिएगा रैंकिंग क्या होती है। आपके पास क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, और तीसरा मेरा ख्याल ऑप्शंस भी हैं इसमें, क्या नहीं है? अच्छा अब आपने देखना है तीनों का इंपैक्ट लेने की वजह से अपना सेपरेट इंपैक्ट। हमारी ईपीएस सबसे लोअर किस केस में होगी? सही है सर, जिस केस में सबसे लोअर होगी उसको पहला नंबर देना है। सही है सर, जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है उसको पहला नंबर दें, जिस चीज से उसके बाद खतरा उसको दूसरा नंबर, जिस चीज से तीसरे नंबर पे खतरा उसका तीसरा नंबर जी। रैंकिंग करते हुए हमेशा आपने लिखना है इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स, फिर आपने लिखना है जी इंपैक्ट ऑन शेयर्स, फिर तीसरे नंबर पे आपने लिखना है, फिर आपने कहना इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या? इंक्रीमेंटल ईपीएस। ये इसको हम रखते हैं जी ए, इसको क्या बोलते हैं बी, और ये सी किसके बराबर है? ए डिवाइडेड बाय बी। और इधर क्या आ जाएगी मेरे भाई? रैंकिंग। इधर क्या आएगी? रैंकिंग जी।
सबसे पहले मुझे बताइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज गिवन है? डिबेंचर्स। क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सही है, चले इन्हें डिबेंचर लिख सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं। बताता हूं, सब बताता हूं, पहले ये कर ले, फिर उसके बाद उधर से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने इधर क्या लिखना है? डिबेंचर्स। क्या लिखना है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आगे बताएं, इसका कोई इंपैक्ट है अर्निंग्स पे? भाई अभी मैंने आपको लिखवाया, अभी लिखवाया। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, लॉजिक सुनिएगा, सुनिएगा मेरे भाई सुनिएगा। अगर ये आज कन्वर्ट हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, क्या मेरे मासूम दोस्तों इन पर हमें कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ना, इसका मतलब है हमारी अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ये बात समझ आई? दोबारा फिर सुन लें, दोबारा फिर सुने भाई। अगर हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ना हो, हमारा प्रॉफिट है जी इस टाइम 100, कितना है? 100 रुपया। 10 रुपए का इंटरेस्ट हमने दिया हुआ है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, हमारा प्रॉफिट है जी 100 रुपया। कितना है? इसके अंदर इंक्लूड है क्या? 10 रुपीज इंक्लूडेड है इंटरेस्ट के। किसके? अगर ये 10 रुपए का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, इसका फिर भी हमारा प्रॉफिट 100 ही रहेगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये बात समझे आप? अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिबेंचर्स जो हैं, अगर मेरे भाई ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये फिर ये हिस्सा किसका होगा? सारा का सारा और एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होगा। सही है सर जी? मुझे बताएं, अगर ये डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड ना हो, क्या हमने कोई इंटरेस्ट देना पड़े? फिर ना दे। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारी अर्निंग्स क्या हो जाएगी? बट इंक्रीज होंगे। लेकिन नेट ऑफ टैक्स इंपैक्ट लेना है इसका। नेट ऑफ टैक्स जी कितना इंटरेस्ट है क्वेश्चन के अंदर? 7.25 मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ टैक्स। द कंपनी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। इसका मतलब है मेरे भाई सुनिएगा, एक्सपेंस है 7.25 का, 7.5 का भाईजान। 30% इसके अंदर क्या है? टैक्स है। कितना है? तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट एक्सपेंस कितना है, तो आप मुझे कितना बताएंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया, ओ भाई सुने, टोटल एक्सपेंस कितना है? 7.5 का। इसके अंदर टैक्स कितना है? 30%। सही है सर? तो सर जी अगर पूछूं नेट टैक्स एक्सपेंस कितना है, आप मुझे कहेंगे सर जी 70% कर दें। कितना कर दें? सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि टैक्स का इंपैक्ट लेना है? क्वेश्चन के अंदर उसने टैक्स का रेट दिया होगा। क्या दिया होगा जी? टैक्स का रेट दिया होगा। 5.25 मिलियन। गुजार भाई एंड पे जाके देखें, एंड पे जाके देखें भाई, उसने लिखा था कंपनी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कितना मेरे भाई? 30। आपके पास ऊपर आए बताएं जी 7.5 मिलियन इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे, है भाई? अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी ना फिर। सही है जी? 7.5 तो मिलियन तो इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। सही है? ये तो टोटल एक्सपेंस है। टैक्स कितना है जी? 30%। तो नेट एक्सपेंस कितना होगा? 5.25। हर सवाल में यही करना है जी। जी ग्रॉस अप नहीं करते भाई। आपके पास पीबीटी है 100 रुपीज का। कितने का? 100 रुपए का। पीबीटी कैसे आता है? इनकम में से आप एक्सपेंसेस सारे माइनस करते हैं। सही है सर जी? एक्सपेंस था जी एक 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। इसका मतलब है ये जो आपके पास पीबीटी पड़ा है, 10 को छोड़ें, इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। एक्सपेंसेस की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हुआ है इस टाइम? कम हुआ है। अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस ना करता, तो मैं क्या कहते हैं, सारा का सारा मेरी इनकम होती, इनकम पे टैक्स लगता। एक्सपेंस की वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ा।
एक्सपेंसेस की वजह से हमें टैक्स क्या करना पड़ा, कम पे करना पड़ा। ये आपने FAR 2 में डिटेल पढ़नी है, अब आपने छेड़ा तो सुने फिर। आए जी इधर जरा, सेल्स 100 रुपए से, कॉस्ट ऑफ सेल मेरे भाई 30 रुपए से, जीपी नहीं अब नहीं, जीपी कितना 70 रुपीज का, कितने का नहीं अब नहीं, जीपी कितना मेरे भाई 70 रुपीज का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने मेरे भाई, चले 20 रुपए के कर लें, कितने के कर लें, 20 के कर लें, सही है सर। अब मेरे भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 50 रुपीज का। इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट आती है, लेस कर दे इंटरेस्ट एक्सपेंस को, और कुछ ना करें, अदर इनकम उनकम छोड़ें जी। ये है जी 10 रुपए का। आपके पास ये कितना, पीबीआईटी आईटी में कुछ नहीं लिख रहा जी, ये आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, पीबीटी आया। इसमें से टैक्स आप मुझे बताएं कितना है, 40 मल्टीप्लाई बाय, कहता जी हमेशा प्रॉफिट पे टैक्स लगता है जी, कहता 30% टैक्स है, बताइएगा जरा जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस ना करते तो आपकी इनकम कितनी थी, 100, और तो कोई इनकम नहीं है, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता, बोलें 30 करना पड़ता, सही है सर। कितना करना पड़ता, ये कितना होता, ये जो आपको कम टैक्स पे करना पड़ा 18 रुपए का, क्यों करना पड़ा, आपके एक्सपेंस भी हैं, एक्सपेंस डिडक्ट होते हैं, डिडक्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, इस पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। या आपने टैक्स में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा टैक्स कौन कौन पढ़ रहे हैं जी जी। नहीं उसमें तो कुछ चीजें इजाजत है माइनस करने की, कुछ चीजें नहीं है। सेक्शन 22 पढ़ा होगा आपने जी, उसमें कुछ चीजें इजाजत है माइनस करने की, कुछ चीजें इजाजत करने माइनस करने की इजाजत नहीं है जी। 21 सॉरी, अच्छा जी चलें भाई चलें। ये जो 7.5 था सर, ये क्या कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस टैक्स था जी जी। 7.5 मिलियन था सर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस टैक्स था। हमने इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर 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 सुनो, इधर ओ भाई इधर सुनो। ये आपका फॉर एग्जांपल मैं इधर 7.5 ही कर देता हूं, ये 7.5 है, ये कितना होगा 20, ये हो गया। इसमें से 12 रुपए का टैक्स माइनस करो, ये कितना आता है, आप इसे भी 12.5 कर दो बस जी, ये कितना आता है फिर 30। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने 0.5 ज्यादा बिला वजह लगाया, ठीक है भाई। सुनना आप लॉजिकल बात सुनना, अगर आप हर लाइन आइटम पे मेरे भाई टैक्स लेते, हर लाइन आइटम पे जी, ये है जी 7.5, कितना है 7.5 है। इसने टैक्स, ये जो टैक्स है वैसे 30 होना चाहिए, इसने टैक्स को कम करने में कितनी मदद की, 2.25, कितनी मदद की मेरे भाई, देखना इधर, एक्सपेंस की वजह से आपका टैक्स क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है भैया। इसने कितनी मदद की टैक्स को कम करने की, 7.5 मल्टीप्लाई बाय कितना है 30% जी, बताइएगा 2.25 मदद की, सही है सर। एक दफा ये आपका टैक्स बढ़ा, ये आपका एक्सपेंस है, उसकी वजह से बेनिफिट भी मिला ना आपको टैक्स की वजह से, इसलिए हम इसे नेट करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए इसे हम 70 करते हैं। बात समझे हैं भाई जी। अगर ये एक्सपेंस ना होता टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता। एक एक्सपेंस को आप कम करते हैं, दूसरा उस पर टैक्स का बेनिफिट भी लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने कहना जब डिबेंचर्स होंगे तो भैया एक तो एक्सपेंस की कमी नहीं होगी, दूसरा टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझे हैं भाई जब आपके डिबेंचर्स नहीं होंगे, हम इसको इस तरह ही बता देते हैं कि भाई बस अभी फिलहाल आपने यही करना है पेपर में, बाकी आप टैक्स में FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। अब आपने पूछा तो चलो बता दिया मैंने, वरना इसका सादा रूल यही है, पेपर में जितना रेट होगा टैक्स का बस उसके साथ आपने इसे क्या करना है, नेट ऑफ करना है। ये मैंने एक दफा समझाया अब आपको, ठीक है। असल में लॉजिकली क्या है, जितना एक्सपेंस होता है क्वेश्चन के, जितना एक्सपेंस है भाई, अगर आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में तो ये एक्सपेंस कम नहीं होगा, सही है भाई जी। उसके अलावा इस पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको बस क्या करते हैं, चुप करके क्लब कर देते हैं, नेट कर देते हैं, ठीक है भाई जी। ओके मेरे भाई, ये असल में टैक्स टुक्स की बातें हैं। चलें बस, होगा भाई क्लियर। अच्छा सर जी जी
अच्छा टुक्स भी पढ़ लेंगे। अच्छा भाई अब मुझे बताएं इम्पैक्ट ऑन शेयर्स कितना है, इम्पैक्ट ऑन शेयर्स कितना है। भाई उसने खुद बताया 3 मिलियन, कितने मेरे भाई 3 मिलियन। अब भैया मुझे बताएं इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी है। इसको ए को डिवाइड करें ना बी से। अभी मैं रैंकिंग नहीं कर सकता, अभी अकेला कल्ला बंदा भजया तो फर्स्ट नंबर पे आया, इस तरह की फर्स्ट पोजीशन को क्या करना जी मेरे भाई। अभी रैंकिंग नहीं करनी, अभी रैंकिंग नहीं करनी जी मोइस। हम भी कभी फर्स्ट आएंगे अगर पढ़ेंगे तो आज, या फिर ये सारी क्लास को क्या टेस्ट ही ना दे, ठीक है। तूने टेस्ट दिया पिछला 7 में कितने मार्क्स हैं? 6.5 माशाल्लाह। अच्छा चलें भाई चलें। ओ भाई चुप चुप चुप, आगे आए भाई। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड इन 2004, कहता जी हमारे वाले साल से पहले इशू किए हुए हैं, आर कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कहता जी ये ऑप्शन है किनके पास भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर चाहेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, और मेरे भाई ये इररिडीमेबल हैं, क्या हैं। अभी इधर तक पढ़ें, इधर तक पढ़ें और मुझे बताएं इरपेड में से रिडीमेबल माइनस हुए होते हैं या इररिडीमेबल। तो भाई इधर माइनस करने पड़ेंगे, इधर से माइनस, इनका इंटरेस्ट इनका डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। कहता था कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ऑन 31 दिसंबर 2010, यानी हमारे वाले साल से 3 साल बाद जाके। कहता था डिविडेंड पेड, कहता वो कितना है 2.75 मिलियन हमारे वाले साल में। ये जो 2.5 मिलियन है भाई इसको क्या करना पड़ेगा जी, बताइएगा प्लीज। 1.47 रुपीज 1. पर शेयर जी, रुपीस कितना जी। अच्छा जी अब अगली बात बताइएगा प्लीज, अगली बात। ये तो इररिडीमेबल का हमने बेसिक में कैलकुलेशन कर दी। दूसरा मुझे बताएं सर कन्वर्टेबल लिखा हुआ है, इसका अब और क्या करना पड़ेगा भाई। बेसिक को सेपरेट लेके चलना है, बेसिक को सेपरेट लेके चलना है और डिलीटेड को सेपरेट लेके। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल हैं तो मुझे बताएं इसका इंपैक्ट, पहले इधर बता दें इसका इंपैक्ट ईपीएस पे कितना आना है जी। प्रेफरेंस शेयर्स क्या मेरे भाई, इसका इंपैक्ट शेयर्स पे कितना आना है, खुद बताया हुआ है यार उसने। ओए मरे मुनीब 4 मिलियन। अच्छा जी आप मुझे बताएं जरा, सुना शमीर उठ जा, उठ जा शमीर उठ जा। कहता है जी अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स आज एज्यूम करें, एज्यूम कर लें तो ये कन्वर्ट हो गए हैं 2000 साल के शुरू में कन्वर्ट हो गए। हम 2007 में खड़े हैं, हमने एज्यूम करना है कि ये 2007 में ही कन्वर्ट हो गए, शुरू में ही कन्वर्ट हो गए। तो ये सबसे जल्दी कब कन्वर्ट हो सकते थे ये हमारे साल में 1 जनवरी 2007 में। अगर ये वाकयातन ये कन्वर्ट हो जाते ऑर्डिनरी शेयर्स में तो क्या हमें इन पे डिविडेंड देना पड़ता? कोई डिविडेंड ना देना पड़ता। अच्छा और अब नोट्स पढ़ लें जरा इनकी। अभी मैंने डिलीटेड को लिखवाए, इनकी वजह से अर्निंग्स बढ़ती हैं, इनकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ते हैं। क्या मैंने लिखवाया है ऐसे करना, देखना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, अभी बताना जरा मुझे। अभी बताना जरा, अभी बताना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं करना, बताना बताना बताना। हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना भाई। ये तो नेट ऑफ टैक्स तो मैंने इधर लिखवाया है, डिवेंचर्स में करना है। पढ़े इसे पढ़े, अभी जो लिखवाया था नेट ऑफ टैक्स तो मैंने लिखवाया था डिवेंचर्स में करने हैं, इसमें नहीं करने भाई। एक सवाल पे 2 घंटे बेशक हमें लग जाएं, हम तसल्ली से सवाल करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तसल्ली से, तसल्ली बख्श काम इंशाल्लाह। सही है सर जी मेरे भाई। अब मुझे बताएं प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड था वो कितना है? 2.45। सर जी आपने डिवेंचर्स में नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, इस पे कर ही नहीं रहे भाई। तो यही तो सूल बताया, इस पे नहीं होना उस पे होना है। अच्छा जी आप मेरे अजीज दोस्तों इसका मुझे इंक्रीमेंटल ईपीएस बता देना। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे शहजादे हैं इतना रट्टा लगा हुआ है, इधर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिख रहे होंगे।
कल मेरे मुंह से भी एक दफा निकला था। खैर अच्छा जी, इधर बताएं, सुने भाई सुने, 0.69 आएगा मेरा ख्याल है। 0.6 नहीं, इधर कितना 1.75 के आगे क्या था? आगे जीरो ही होगा ना, तो ठीक है। अच्छा जी भाईजान देखें देखें, ओ भाई चुप, देखें पहले ऑप्शन की वजह से जो ईपीएस है वो 1.75 पे आ गई, दूसरे की वजह से 0.6, जो सबसे कम होगा उसे पहला नंबर देना है जी। ऑप्शंस पे आए, कहता था कंपनी हैड इशूड ऑप्शंस कैरिंग द राइट, इन ऑप्शन के पास राइट है, एक्वायर्ड 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन और आफ्टर, या कहता 31 दिसंबर 2007 पे ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें, या उसके बाद कहता एट अ स्ट्राइक प्राइस कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, लिख ले। स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ये स्ट्राइक रेट नहीं होता जी, एक्सरसाइज प्राइस। कहता जी ये है 9.90, कहता ड्यूरिंग द ईयर द एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है मेरे भाई? 11 रुपए। रोला पे गया। सुनना, पहले मुझे बताएं, इधर सुने सुने, पहले मुझे बताएं इधर मैं क्या लिखूंगा? ऑप्शंस। क्या लिखूंगा बताएं जी, क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा अर्निंग्स पे? कोई इंपैक्ट नहीं है। अगली बात सुने मेरे भाई, आप देखें, बात सुने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जरा 20 सेकंड का जरा पॉज, ताकि आप जरा फ्रेश हो जाएं। उसके बाद मेरे नहीं वो मैं ब्रेक, सब कुछ होगी आज, ब्रेक ब्रूक देखते हैं जी। अगली बात सुने, तवज्जो से बात सुननी है। ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास, कहता 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। यार मुझे बात बताएं, अगर ना कंपनी ने पैसे ले लेने हैं उन बंदों से जिन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, यार फिर तो कंपनी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर तो कंपनी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर कंपनी जो है मार्केट प्राइस उसके शेयर की 40 रुपए है और उसे 40 से ज्यादा रुपए मिल जाते हैं, या कम से कम 40 मिलते हैं, कंपनी को कोई तकलीफ होनी चाहिए भाई? सही है ना? इधर कंपनी को कोई तकलीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जरा, कितनी को होनी चाहिए? बताता हूं जी। इधर देखें जरा, इधर आपने आना है और इसकी ना आपने कहना जी 1.5 मिलियन टोटल शेयर्स कितने कन्वर्ट हो सकते हैं? 1.5 मिलियन। भाईजान ये जो 1.5 मिलियन शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इधर 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 आपके पास ऑप्शन है, बगैर लक्ष्मी के आपने कन्वर्ट करने हैं, बगैर लक्ष्मी के कन्वर्ट करने हैं। इधर आप मेरे भाई पैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब इतनी तकलीफ नहीं है। अब अगर पाइए सी पैसे भी दे रहे हैं तो अब क्या मसला है? इसमें इतना मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मसला है। इधर देखें, ये 1.5 मिलियन शेयर टोटल हैं, क्या हैं? इसके अंदर सोचें किस पे तकलीफ हो सकती है लोगों को जब फ्यूचर में जब कन्वर्ट होंगे। सही है, शेयर होल्डर्स बोलेंगे ये क्यों कन्वर्ट कर दिए, आप कहेंगे पाए ना पैसे देते नहीं अगले ने। सही है, इस पे कोई मसला नहीं है, लेकिन किस पे मसला होगा? आज बोले मसला होगा मेरे भाई फ्री वालों पे, बोनस एलिमेंट पे। किस पे होगा? ये चाहे फ्यूचर में ही कन्वर्ट होने हैं, लेकिन फ्यूचर की वजह से बिला वजह इनका डिनोमिनेटर कम या ज्यादा नहीं हो रहा। बात समझ नहीं है भाई? इस इधर आना है, आपने कहना जी वो वाले आपने निकालने हैं जो फ्री वाले हैं। क्या हैं? जो आपने फ्री में दे दिए, जो आपने किस में दे दिए भाई, कितने के पैसे आपने लिए। इधर सुनना जरा, टोटल शेयर्स थे 1.5 मिलियन के। भाई सुनना सुनना, तवज्जो से बात सुनना जरा, मार्केट प्राइस एक शेयर की कितनी है? आपने कितने पे इशू किए बताएं जरा। वो कितने हैं जिनके असल में तो 1.5 है, 1.5 के अंदर कुछ ना कोई बोनस वाला एलिमेंट भी शामिल है। वो कितने हैं जिसके पैसे लिए आपने?
और फ्री वाले कितने हैं, ये बैलेंसिंग निकला करेंगे 0.15 मिलियन शेयर्स। नोट लिख लें भाई, जिधर आपको लिखवाया था वो जिधर ट्री बनवाया था, लेकिन ये ऑप्शंस के अंदर जिधर लिखवाया था ना, ऑप्शंस में अर्निंग्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, शेयर्स का इंपैक्ट आएगा, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, उधर लिखें फ्री, आगे फ्री का नाम लिख लें, ऐसे फ्री बड़ा करके फ्री लिखें। मुफ्ता, मुफ्ता, मुफ्ते वाले शेयर्स, मुफ्ते वाले शेयर्स रेलिवेंट हैं, लिखें लिखें इधर जिधर मैं लिखवाया ना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने हैं, लिखें सारे शेयर्स नहीं, मुफ्ते वाले शेयर्स रेलिवेंट हैं। और इसके साथ ये वाली वर्किंग कर लें प्लीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिन्होंने कन्वर्ट होना है 31 दिसंबर 7 या उसके बाद 1.5 में। भाई पैसे लिए हैं आपने 9.91 शेयर के बदले में, पैसे लिए तो नहीं, खैर ले लेंगे फ्यूचर में। मार्केट प्राइस एक की कितनी है 11, कितनी है? तो भाई जब ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस दिन लोग रोला डालेंगे, आप कहेंगे सर जी ये पैसे आ गए हैं ना, क्या आ गए हैं, ये पैसे भी तो आए हैं ना, सही है। लेकिन वो कहेंगे सर जी आपने तो रिलैक्स किया, आप कहेंगे जो रिलैक्स वाले हैं उसका इंपैक्ट हमने आपको पिछले सालों में पहले ही बता दिया हुआ है, सही है सर। तो लिख लें, उसूल बना लें, सर जी किसका इंपैक्ट हमने लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, मैं एग्री करता हूं, कौन से वाले, मुफ्ते वाले जी, बताएं जरा, इसका कोई इंपैक्ट आएगा इधर अर्निंग्स पे, इसका कोई इंपैक्ट आएगा इधर शेयर्स पे। आप इधर आए जरा, इंक्रीमेंटल ईपीएस पे आए प्लीज, इधर देखें प्लीज 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 प्लीज, इधर आके मुझे बताएं, जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो भाई इधर तो जीरो है, इधर क्या आ जाएगा, आंडा। सर्दियां खाया करो, तेरी आवाज भी ठीक है गर्म अंडे। अच्छा जी सुने जी, आप मुझे बताएं सबसे लोअर वाली इंक्रीमेंटल कौन सी, उसको पहला नंबर दें, दूसरा नंबर और तीसरा है। सर इसको क्या, ये क्या? अब मेरी बात सुने, जिस तरह जब वर्ल्ड कप होता है ना तो रैंकिंग होती है टीम्स की, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। ये हमने क्या कर दी भैया, रैंकिंग कर दी। जी जी, हमने क्या कर दी भैया, रैंकिंग कर दी, क्या कर दी। लेकिन जब रैंकिंग की ना हमने पहले किसको रखा भैया जी, जिम्बाब्वे को रखा, ठीक है। अब तो खैर हमारा भी वही हाल है जी, हमारा भी हाल वही है खैर। अच्छा जी, और ऑस्ट्रेलिया को हमने सबसे बाद में रखा। अब सुनना भाई सुनना, हम असल में चाहते ये हैं, सुनना भी सुनना, हम असल में चाहते ये हैं जी, चाहत क्या है हमारी, चाहत हमारी ये है जो सबसे बुरे हालात वाली है उसको पहला नंबर दो। अब कल वाली बात याद करें, ये तो हमने की वर्किंग, अब हमने क्या करना है मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी है किसकी, डाइल्यूटेड ईपीएस की। क्या करनी है भैया, आए जी इधर, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड जी सर, बताएं जी, इधर आए इधर। सबसे पहले आपने मुझे किसका डेटा लिखवाना है, नहीं सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस लिखवाएं ना, सबसे पहले क्या लिखवाएं मुझे, बेसिक ईपीएस लिखवाएं। सबसे पहले मेरे भाई मुझे आप क्या लिखवाएं जी, लिखवाएं जी अर्निंग्स कितनी है, लिखवाएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेसिक वाले जी, ये है जी बेसिक, ये क्या है बेसिक जी, क्या है मेरे भाई ये बताइएगा जरा, बेसिक ईपीएस कितनी है, 127.83 माइनस 2.45 कितना, 125.38। सर जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 85 जी बताइएगा जरा मुझे, ईपीएस कितनी है, 1.47 कितनी है भैया, ठीक है सर। ये है रुपीस में, ये है शेयर्स, ये क्या है, बल्कि ना लिखें मिलियन में है ना, ये रुपीस में आ गया, किस में आया अब मेरे भाई इधर से आपने इधर से उठाएं जी सबसे पहले किसको, भाई याद कर लें जब रैंकिंग करेंगे ना तो ऑप्शन का पहला नंबर ही होता है, सीधी सी बात है, वो जीरो होता है ना जी। सबसे पहले किसका इंपैक्ट लेंगे,
जी जी सारी सी बात है, क्योंकि उसमें अर्निंग्स में इंपैक्ट नहीं होता ना। ऑप्शंस जी मेरे भाई, अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट बताएं इसका, उधर से देख के जी मुझे शेयर्स पे इसका इंपैक्ट बताएं कोई जी, करें जी जरा टोटल इसे। भाई ये तो आ गया रुपीज 125.38 मिलियन जी, इधर बताइएगा जरा 80 सही सी 85 पॉइंट ईपीएस बताएं रुपीज कितना 446 है। आप मुझे बताइएगा जरा ऊपर 7 और नीचे 6 जी, ये कम ही होगी सारी सी बात है। अच्छा जी ये राउंड ऑफ करके बताएं 1.68 तकरीबन बन रही है। इधर 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 बताओ ना, फिर इधर भी राउंड ऑफ करके बताओ 1, ठीक है जी, और इसको फिर कर दो ये, ठीक है सर 1.67 8 आएगा इधर जी। अब सुनिएगा मेरी बात, क्या ये पहले से थोड़ी सी कम हुई? बेसिक ईपीएस से ये कम हुई कि नहीं जी? इससे कहते हैं डाइल्यूटेड। इससे क्या बोलते हैं? ये डाइल्यूट हो गई है। क्या हो गई है? इसे कहते हैं इंपैक्ट, कि इसकी वजह से ईपीएस पे इंपैक्ट क्या आया? आप कहेंगे ये कम हो गई है। क्या हो गई है ईपीएस? दूसरा ऑप्शन लें भाई, दूसरा ऑप्शन दूसरा रैंकिंग में कौन किसका नंबर था जी? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या थे जी भाई? अर्निंग्स में आए। अर्निंग पे कोई इंपैक्ट है इसका? और मेरे भाई इसका कोई इंपैक्ट है शेयर्स पे जी? जी बताइएगा जरा टोटल रुपीज 1 जी, इधर बताइएगा। ये तो अच्छी खासी कम होगी जी। कितना आ गया भाई? रुपीज 1.43। भाई ये तो मजीद कम हो गई। मजीद क्या हो गई? ये इंपैक्ट क्या आया? डाइल्यूट हो गई। क्या होगी भैया? जी तीसरी रैंकिंग किसकी है भाई? ओ भाई पहले रैंकिंग में लिखवा एंटी। अच्छा जी भाई तीसरा इंपैक्ट किसका आना है? डिबेंचर्स। किसका जी? बताइएगा जरा। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट जी सर। इंपैक्ट सॉरी हाँ इन ऑन शेयर्स कितना है जी? बताइएगा जरा। 133 पॉइंट इधर प्लीज 92.37 मिलियन जी इधर। हाँ जी बताएं जी जरा। 1 पॉइंट। अब मेरी बात सुनना, अब सुनना। ये बढ़ गई है। ये 1.47 से कम होगी इतनी होगी, ये इससे कम होगी इतनी होगी। भाईजान ये 1.44 ज्यादा हो गया है पीछे से, ठीक है भाई? इधर है 1.43, इधर आ गया 1.44। इससे कहते हैं एंटी डाइल्यूटेड। इसे क्या बोलते हैं? एंटी डाइल्यूटेड। एंटी डाइल्यूटेड याद रखिएगा। हमने तो मैक्सिमम कितनी कम होती वो देखनी है ना सवाल में। तो मुझे बताएं हमारा जवाब क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी है? मैक्सिमम डाइल्यूटेड वाली देखनी है हमने। वो कितनी है भाई? मैं पता नहीं, मेरे पास आ रहा है सर, मैं करवाता हूं सवाल आगे जी। भाई मैक्सिमम डाइल्यूटेड कितनी है? 1.43। कितनी है? 1. अच्छा जी इधर कितना लिखूंगा मैं बेटा? ये कम नहीं है ना, ये 1.44 है। ये तो बढ़ गई है जी। हमने तो सबसे कम इन ये दो ऑप्शन देखो ना, इन दोनों में से कौन सी, इन तीनों में से कौन सी कम है सबसे? 1.43। ठीक है सर, ठीक है भाई, सही है जी। चलें अभी जाएं, करें ब्रेक। और वापस कब आना है? 41 हो गए हैं। 4 नहीं 10 नहीं, मैंने शुरू करवा देना है। मैंने आगे नोट्स बनवाने हैं इसके। भी मैंने इसके क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं। आप नहीं आएंगे तो मैंने लेक्चर शुरू कर देना है।
जी जी आज नहीं, आज टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी एक दो सवाल और करने हैं, एक दो क्वेश्चन और करने हैं भाई।